साथियों, पुनः आपका वर्चुअल कक्षा में स्वागत है। आज अभी आपने व्यावसायिक गणित के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया है। अब यहाँ से जो व्याख्यान है यह है व्यावसायिक प्रबंध से संबंधित जो विषय है व्यावसायिक संगठन एवं संप्रेषण, उसकी इकाई 2 से संबंधित है। इसमें हम आज कंपनी का संगठन, अर्थ, परिभाषा, कंपनी के प्रकार, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी का निर्माण और उसके मध्य अंतर तथा कंपनी के लाभ दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि एक छोटी सी घटना के साथ शुरू कर रहा हूं अपनी बात कि एक विद्यार्थी था, परीक्षाएं उसकी बहुत निकट आ गई थी और वह अपनी पाठ्य पुस्तकों को देखकर, अध्ययन सामग्री को देखकर बहुत विचलित हो रहा था कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। उसको किसी ने सजेशन दिया कि तुम किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाओ और जाकर के वहां से आप उससे कुछ सुझाव लीजिए। तो वह विद्यार्थी जाता है और जाकर बोलता है कि मेरी परीक्षाएं बहुत निकट आ गई हैं और मैं बिल्कुल अध्ययन प्रारंभ नहीं कर पा रहा हूं, मेरे मन में भय आ गया है और मुझे आप कोई रास्ता बताएं जिससे मैं फेल नहीं हूं। तो मनोवैज्ञानिक उससे पूछता है कि भाई तुम फेल कब नहीं होगे, असफल कब नहीं होगे परीक्षा में। तो वह कहता है कि मैं असफल तब नहीं होऊंगा जब मेरे पास विषय का ज्ञान होगा। मनोवैज्ञानिक फिर पूछता है उससे कि आपके पास विषय का ज्ञान कब होगा। तो वह कहता है कि जब मैं अध्ययन करूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा, पाठ्य पुस्तकें पढ़ूंगा, तभी मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, अध्ययन विषय का ज्ञान होगा और तभी मैं सफल हो पाऊंगा। तो बोले यही तो मेरा भी सुझाव है कि आप बिना विलंब किए हुए, बिना देरी किए हुए आपके पास जो भी अध्ययन सामग्री है उसको पढ़ना प्रारंभ कीजिए और इससे आप निश्चित रूप से परीक्षा में सफल होंगे। विद्यार्थी चला जाता है, वह सलाह पर अमल करता है, पास हो जाता है, मनोवैज्ञानिक से पुनः मिलता है और बोलता मैंने तो आपके कहे अनुसार ही कार्य किया था, आपका सुझाव माना था, मैं पास हो गया लेकिन मुझे कम नंबर मिले हैं। तो मनोवैज्ञानिक उससे कहता है कि इसका कारण यह है कि तुमने विलंब से तैयारी शुरू करी, विलंब से अध्ययन प्रारंभ किया, इसलिए तुम्हारा प्रेजेंटेशन कमजोर रह गया और तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए। तो विद्यार्थियों में यही कहना चाहता हूं कि अभी आपके पास समय है, प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट निकल गया है। अधिकांश लोगों ने, जिन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए, उन्होंने निश्चित रूप से शुरू से तैयारी प्रारंभ की होगी, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में सबके पास समान अवसर है। आप अभी से तैयारी में जुट जाइए और जितने भी विषय आपके हैं, जितने भी प्रश्न पत्र हैं, सभी की पाठ्य पुस्तकें अपनी सिलेबस के अनुसार खरीदिए और नोट्स बनाकर तैयारी प्रारंभ कीजिए। वर्चुअल क्लास से आपको गाइडेंस मिलता है किस प्रकार की तैयारी आपको करना है, सब्जेक्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, इसकी जानकारी आपको मिलती है। तो आइए आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। इसमें कंपनी संगठन की बात है। कंपनी संगठन के पहले ये व्यवसाय का जो विभिन्न प्रारूप मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताए थे, उसमें बताया था कि कंपनी संगठन जो है वह तीसरे नंबर पर है। कुछ लोग इसे भारत में चौथे नंबर पर भी मानते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर एकाकी व्यवसाय, दूसरे नंबर पर HUF, तीसरे नंबर पर साझेदारी और चौथे नंबर पर जो व्यवसायिक प्रारूप है वह कंपनी है। कंपनी क्या है, इसको जानने के पहले हम देख लें कि कंपनी का उद्भव और विकास कहां से हुआ। तो बहुत पुराना विकास क्रम है वैसे कंपनी का। कंपनी के संबंध में कहा भी जाता है कि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, एक तो यह है। और दूसरा, जो कंपनी, व्यवसायिक कंपनी की जब हम बात करते हैं तो इसका गठन विधान द्वारा ही होता है और इसका जो प्रारंभ हुआ है वह 12वीं शताब्दी में इटली में हुआ है। इटली में सर्वप्रथम सरकार ने ऋण पत्रों का निर्गमन किया था। उन ऋण पत्रों को खरीदने के लिए कुछ लोगों ने पूल्स बनाए थे और पार्षद बनाए थे और वही आगे चलकर कंपनी के रूप में
परिवर्तित हुए, इटली सरकार ने भी उसको मान्यता दी थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई 15वीं शताब्दी के अंत में, 16वीं शताब्दी में, तब व्यवसाय का विस्तार हुआ, बढ़ा। तब इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में हुई है, तो वहां से कंपनियां बनना प्रारंभ हुई और पूरे विश्व में ये धीरे धीरे फैलती चली गई, क्योंकि व्यापार का क्षेत्र राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय होता चला गया। जब किसी भी व्यवसाय में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तो वहां पर फिर एकाकी व्यवसाय और साझेदारी जैसे प्रारूप छोटे पड़ जाते हैं, और तब हमें उससे बड़े प्रारूप में जाना पड़ता है, और वह कंपनी है। ब्रिटेन में मैंने अभी आपको बताया कि 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कंपनियों की स्थापना हुई। भारत में कंपनियों का जो विकास क्रम है वह 1850 से प्रारंभ होता है, क्योंकि 1850 में पहला कंपनी अधिनियम भारतवर्ष में बना था। अंग्रेज सरकार ने इसे बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही अंग्रेज भारत में आए थे, और उसी के पश्चात हमारे यहाँ व्यावसायिक गतिविधियां जो हैं बड़े स्वरूप में प्रारंभ हुई थी। भारत में वर्तमान में 2 अधिनियम साथ साथ प्रचलित हैं। कुछ धाराएं जो है वह कंपनी अधिनियम 1956 की लागू होती हैं, और भारतवर्ष में नया कंपनी अधिनियम का निर्माण हो गया है, जिसकी की बहुत जरूरत पिछले 10 वर्षों से महसूस की जा रही थी। 1913 में भारत में नई कंपनी अधिनियम का निर्माण हो गया है। इसकी कुछ धाराएं जो हैं वह 1913 से लागू हुई हैं, और कुछ धाराएं जो हैं वह 1 अप्रैल 1914 से लागू हुई हैं, और कुछ अभी ट्रांजिशनल पीरियड में हैं। तो भारतवर्ष में कंपनियों की स्थापना, प्रबंध, संचालन इन्हीं दोनों अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है। जब कंपनी अधिनियम 2013 पूर्णतः लागू हो जाएगा, तब 1956 रिप्लेस हो जाएगा। कंपनी क्या है? प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है, और इसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है। अपने आप में यह परिभाषा लगभग पूर्ण परिभाषा है। कंपनी का जो जन्म है वह विधान द्वारा ही होता है, और यह एक कृत्रिम व्यक्ति की भांति कार्य करने में सक्षम होती है। इसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, और इसे अविच्छिन्न यानी शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त है। यह कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि इसका समापन भी विधान द्वारा ही होता है, और इसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3(1) के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के अनुसार, कहना चाहिए लगभग मिलती जुलती ही परिभाषा है इसमें। कंपनी से आशय उस कंपनी से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित तथा रजिस्टर्ड हो, तथा जो धारा 3(1)(2) की परिभाषा के अनुसार विद्यमान कंपनी हो। यानी कंपनी में कोई स्पेसिफाइड उन्होंने नहीं किया कि किसे हम कंपनी मानेंगे, लेकिन ये कहा है कि जो वह कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुई हो, समामेलित हुई हो, उसे हम कंपनी मानेंगे। और यदि इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व के जो अधिनियम है उसके अंतर्गत भी यदि वह स्थापित रजिस्टर्ड हुई है तो उसे विद्यमान कंपनी माना जाएगा, और उसे भी कंपनी भारतवर्ष में कंपनी के रूप में मान्य किया जाएगा। एक उपयुक्त परिभाषा हम कंपनी की इस प्रकार दे सकते हैं कि कंपनी लाभ कमाने के लिए बनाई गई वह वैधानिक संस्था है जिसका गठन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों से पृथक होता है, जिसके सदस्यों का दायित्व साधारणतः सीमित होता है, तथा जिसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। कंपनी लाभ कमाने, कोई भी व्यवसाय या कोई भी व्यावसायिक संस्था का गठन किया ही इसलिए जाता है कि उसका अल्टीमेट उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसलिए लाभ कमाने के लिए जो ऐच्छिक संघ बनाया गया, शुरू में उसे ही कंपनी माना गया, बाद में उसे वैधानिक जामा पहना दिया गया है, विधान के द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति कहा गया, जिसका गठन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इसका अस्तित्व उसके सदस्यों से पृथक होता है, और सदस्यों का दायित्व साधारणतः सीमित होता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, यह हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो एकाकी व्यवसाय और साझेदारी के जो दोष थे, उन दोषों का समापन या निरसन करने की दृष्टिकोण से कंपनी का प्रादुर्भाव हुआ है। क्योंकि कंपनी में
उसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सीमित दायित्व का आशय क्या है? सीमित दायित्व का बहुत ही स्पष्ट आशय यह है कि जो भी कंपनी के सदस्य हैं उनका जो दायित्व है वह उनके द्वारा कंपनी में लगाई गई पूंजी तक सीमित होगा, उसके परे कोई दायित्व नहीं होगा। और यदि किसी सदस्य ने गारंटी दी है, यदि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है, तो किसी भी सदस्य ने जो गारंटी दी है वही गारंटी तक उसका दायित्व सीमित होगा, इसके अलावा उसका कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं होगा। और इसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा से क्या आशय है? कंपनी का कोई भी प्रलेख वैधानिक प्रलेख तभी माना जाता है जबकि उसके ऊपर कंपनी की सार्वमुद्रा लगी होती है। यदि उसके ऊपर कंपनी सार्वमुद्रा नहीं है कंपनी की, तो वह प्रलेख मान्य नहीं किया जाता है। यदि कोर्ट में कोई केस होता है तो उसके समय बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वहां उस समय कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा हो। जिस प्रकार व्यक्ति सिग्नेचर द्वारा बाध्य होता है, उसी प्रकार एक कंपनी अपनी सार्वमुद्रा जिस पर लग जाती है उसके द्वारा बाध्य होती है। कंपनी की विशेषताएं, यह विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है कि इसका जन्म क्योंकि विधान द्वारा होता है, इसलिए यह कृत्रिम व्यक्ति होगी और विधान द्वारा बनाई जाती है। व्यक्ति क्यों है? यह व्यक्ति से इसलिए माना है क्योंकि यह एक व्यक्ति की तरह सारे कार्य कर सकता है। जो कार्य आप करते हैं वही कंपनी संगठन या कंपनी कर सकती है। कंपनी संपत्ति को क्रय कर सकती है, संपत्ति को बेच सकती है, कंपनी बैंक में अकाउंट खोल सकती है, कंपनी किसी पर अभियोग दायर कर सकती है और कोई दूसरा व्यक्ति कंपनी पर अभियोग दायर कर सकता है। कंपनी अपने नाम से ही व्यापार करती है। इस प्रकार एक व्यक्ति जिस प्रकार से कार्य करता है उसी प्रकार एक कंपनी भी कार्य कर सकती है, इसीलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। कंपनी, दूसरी विशेषता यह है कि कंपनी एक व्यक्ति है किंतु नागरिक नहीं। माननीय हिदायतुल्लाह जी ने एक डिसीजन में कहा था कि भले ही कंपनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों, लेकिन कंपनी को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। एक केस गया था उनके सामने, जब वो चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने यह निर्णय दिया था कि भले ही कंपनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हैं, किंतु कंपनी को भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता। और उस एग्जाम्पल भी उन्होंने यह दिया था कि यदि कंपनी के सभी सदस्य विवाह कर लेते हैं तो क्या कंपनी को विवाहित कंपनी माना जाएगा? तो इस आधार पर उन्होंने ये कहा था कि कंपनी नागरिक नहीं हो सकती, व्यक्ति हो सकती है। कंपनी की सदस्य संख्या के संबंध में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब कंपनी अधिनियम 1913 लागू होने के पश्चात एक व्यक्ति भी, एक सदस्य भी अपनी कंपनी प्रारंभ कर सकता है। अर्थात इसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। नए कंसेप्ट के अनुसार एक व्यक्ति भी अब अपनी कंपनी, 1 मेंबर कंपनी का जो कंसेप्ट है वह आ गया है, लेकिन वह प्राइवेट कंपनी होगी, यह निश्चित है। तो प्राइवेट कंपनी के लिए अब मिनिमम एक व्यक्ति और अधिकतम, पहले यह संख्या 50 थी, अब नए अधिनियम में 200 तक कर दी गई है। और सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, कंपनी की यह विशेषता है कि इसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। दोनों अलग अलग हैं, कंपनी अलग है और सदस्य अलग है। दोनों के बीच में एक पर्दा सा डला हुआ है और यह पर्दा दोनों को अलग करता है। कंपनी पृथक है और सदस्य अलग हैं। सॉलोमन एंड कंपनी के संबंध में जो विवाद कोर्ट में हुआ था, उसमें भी यह स्वीकार किया गया था कि जो सदस्य हैं वो अलग हैं और कंपनी अलग है। शाश्वत उत्तराधिकार,
परपेचुअल सक्सेशन। इसका आशय है कि कंपनी कभी समाप्त नहीं होती, केवल विधान द्वारा यह समाप्त हो सकती है, अदरवाइज यह लगातार बनी रहती है। इसके संबंध में कभी टेनिसन के जो शब्द थे उनको बदलकर इसके संबंध में लागू किया जाता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। यानी कंपनी सदा चलती रहती है, सदस्य आते और जाते रहते हैं। इसमें जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस समय एक कंपनी की सभा चल रही थी और उस कंपनी की सभा चलते में सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। बमबार्डिंग हुई और पूरे जो बम गिरा उससे सारे सदस्य मारे गए, लेकिन कंपनी जीवित रही। तो कंपनी का जो है पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के साथ साथ शाश्वत उत्तराधिकार भी बना रहता है। यह विधान के बिना जब तक न्यायालय नहीं चाहे या आप स्वयं विधान के अंतर्गत जो प्रक्रिया दी है उसके अंतर्गत यदि समाप्त नहीं करें तो समाप्त नहीं होगी। कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। कंपनी जो भी व्यवहार करती है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रतिनिधिक प्रबंध होता है, इसलिए प्रतिनिधि प्रबंध के रूप में जो संचालक दस्तखत करते हैं उसके साथ कंपनी की सार्वमुद्रा का लगाया जाना अनिवार्य होता है। कार्य क्षेत्र की सीमाएं, कार्य क्षेत्र की सीमाएं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से निर्धारित होती हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी के पार्षद सीमा नियम और जो पार्षद अंतर नियम है उनके द्वारा इसके कार्य क्षेत्र की सीमाएं, बाहरी व्यक्तियों से किस प्रकार संपर्क रहेगा यह पार्षद सीमा नियम बताती है, जबकि आंतरिक प्रबंध व्यवस्था के संबंध में जो सीमा की होती हैं वह एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स बताता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया रहता है। लाभ कमाने के लिए ऐच्छिक संघ, लाभ कमाने के लिए ऐच्छिक संघ मैंने बताया व्यवसाय करने के लिए ही कंपनियां बनाई जाती हैं और व्यवसाय का जो प्रमुख उद्देश्य है वह लाभ अर्जन करना ही होता है। के बाद प्रतिनिधि प्रबंध, एक कंपनी में कई सदस्य हो सकते हैं, यदि वह प्राइवेट कंपनी नहीं है तो उसमें सदस्यों की संख्या अनलिमिटेड हो सकती है। जब अनलिमिटेड सदस्य हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में जो वहां पर प्रबंध करने के लिए कंपनी अधिनियम में यह व्यवस्था है कि वे सदस्य कुछ संचालकों को अपनी सामान्य सभा में चुन लें और वही सदस्यों की ओर से कंपनी का संचालन और प्रबंध का कार्य करते हैं। इसलिए इसमें प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक प्रबंध की व्यवस्था की जाती है। सीमित दायित्व, इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें सदस्यों का जो दायित्व है, जो कंपनी का निर्माण करते हैं या जो कंपनी के अंश खरीदते हैं, उन सब का जो दायित्व है वह सीमित होता है और उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की कुल राशि तक सीमित रहता है। अंशों की हस्तांतरणीयता, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट। साझेदारी में यदि कोई साझेदार अपने हित का हस्तांतरण करना चाहता है तो जब तक सारे साझेदार सहमति नहीं दे देते हैं तो वो अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। लेकिन कंपनी में एक सदस्य अकाउंट खोलकर, डीमैट अकाउंट खोलकर अपने अंशों को बेच सकता है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को ऑफर कर सकता है कि वह मेरे अंश खरीद ले। तो अंशों की हस्तांतरणीयता बहुत ही सरल कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य कभी भी चाहे अंशों को बेच सकता है और किसी भी कंपनी के अंश खरीद सकता है यदि वह सूचीबद्ध कंपनी है। संपत्ति पर कंपनी का अधिकार होता है, ना कि सदस्यों का। एक विशेषता कंपनी की यह भी है कि कंपनी की जो संपत्ति है उस पर कोई सदस्य यह दावा नहीं कर सकता कि इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि कंपनी का अस्तित्व अलग है और सदस्यों का अस्तित्व अलग है। कंपनी का समापन विधान द्वारा ही संभव है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इज पॉसिबल थ्रू लीगल, थ्रू लॉ। नाउ वी कम टू द कंपनी के प्रकार। कंपनी कितने प्रकार की होती है? वैसे तो सामान्य जो प्रचलित कंपनी के प्रकार हैं वो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखेंगे, लेकिन एक सामान्य रूप से जो कंपनी के प्रकार या कंपनी का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। सबसे पहले समामेलन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर यदि हम देखें तो शाही आज्ञा पत्र द्वारा, शाही आज्ञा पत्र द्वारा का आशय यह है कि ऐसी कंपनियां, जब कंपनी अधिनियम नहीं था, जिस समय राजशाही थी, तो
राजा कोई आदेश जारी कर कर कंपनी को गठित कर सकते थे, और बाद में जब कंपनी अधिनियम बना तो इन सब कंपनियों को मान्यता दी गई। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा विभिन्न राष्ट्रों में, भारतवर्ष में भी संसद के विशेष अधिनियमों द्वारा कंपनी का गठन किया जाता है। जैसे एलआईसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब का जो गठन है वह किसके माध्यम से हुआ? संसद के विशेष अधिनियम के माध्यम से हुआ है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो वर्तमान में प्रचलित कंपनी अधिनियम है, किसी भी राष्ट्र में वहां उसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी निर्मित की जाती है। वही वास्तव में वैसे वैधानिक रूप से कंपनी के रूप में मान्य की जाती है। दायित्व के दूसरा वर्गीकरण दायित्व के आधार पर है। इसे हम सीमित दायित्व वाली कंपनियां और असीमित दायित्व वाली कंपनियां कहते हैं। दो प्रकार की कंपनियां होती हैं। सीमित दायित्व वाली कंपनियां, वर्तमान में अधिकतर राष्ट्रों में सीमित दायित्व वाली कंपनियां ही प्रचलन में है। असीमित दायित्व वाली कंपनियां ऐसी हैं जिसमें कुछ सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और कुछ सदस्यों का दायित्व जो है वह असीमित होता है। एक सदस्य का दायित्व भी यदि असीमित है तो वह असीमित दायित्व वाली कंपनी मानी जाती है। भारतवर्ष में इस प्रकार की जो कंपनियां हैं वह गठित नहीं होती हैं। अंशों की हस्तांतरणीयता के आधार पर इसमें हम दो प्रकार की कंपनियां हैं, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर संचालक मंडल यदि चाहे तो प्रतिबंध लगा सकता है, और सार्वजनिक कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर यदि हम कंपनी के प्रकार देखें तो यह दो प्रकार की कंपनी है, सरकारी कंपनी, सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी। सरकारी कंपनी वह है जिस पर सरकार का आधिपत्य होता है, और सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी, यदि हम सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी होती है जो किसी अन्य कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है अथवा उसकी 50% से अधिक पूंजी का क्रय कर लेती है। वह जिसका 50% से अधिक पूंजी का क्रय किसी अन्य कंपनी ने किया है वह उसकी सहायक कंपनी मानी जाती है, और यह कंपनी जो दूसरी कंपनी है उसे सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। और राष्ट्रीयता के आधार पर देशी कंपनी और विदेशी कंपनी। देशी कंपनी जो इसके अंतर्गत समामेलन के आधार पर, दायित्व के आधार पर, या अंशों की हस्तांतरणीयता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कोई भी हो सकती है। तो उसका गठन कंपनी अधिनियम, उस राष्ट्र में प्रचलित कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए। और विदेशी कंपनी क्या है? विदेशी कंपनी 2013 का जो अधिनियम है उसमें भी दिया हुआ कि विदेशी कंपनी वह है जो किसी दूसरे राष्ट्र में रजिस्टर्ड हो किंतु वह अपना व्यापार इस देश में कर रही हो, उसे विदेशी कंपनी माना जाएगा। वह व्यापार अपने एजेंट के माध्यम से कर सकती है, वह ऑनलाइन व्यापार कर सकती है, या भौतिक रूप से स्वयं भी व्यापार भारतवर्ष में कर सकती है। किसी भी रूप में करेगी उसे विदेशी कंपनी का दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन विदेशी कंपनी को भारतवर्ष में व्यापार करने के लिए रिजर्व से या भारत सरकार से अनुमति लेना होती है। ये कंपनी के प्रकार थे। सामान्यतः प्रचलित प्रारूप और प्रकार यह इस प्रकार है: निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी, विदेशी कंपनी, सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी, जिसके बारे में आप लगातार अपने विभिन्न विषयों में, विभिन्न प्रश्न पत्रों में आपको लगातार इन कंपनियों का जिक्र होता रहेगा। निजी कंपनी क्या है? निजी कंपनी 2013 और 1956 दोनों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर जो परिभाषा आपको डिस्प्ले की जा रही है यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3(1) उपधारा 3 के अनुसार है। निजी कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो अपने अंतर नियमों द्वारा अपने अंशों के यदि कोई हो तो हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा देती है, व अपने सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित रखती है। इसमें पूर्व व वर्तमान कर्मचारी सम्मिलित नहीं होते हैं, और
अपने अंशों और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती, अर्थात यह प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती है। यह 3 शर्तें दी हुई थी कंपनी अधिनियम 1956 में। इसमें जो संशोधन हुआ है वो 2 जगह संशोधन हुआ है। एक बा पॉइंट में अपने सदस्यों की संख्या, अब जो 2013 का अधिनियम है उसमें प्राइवेट कंपनी के लिए 200, आप नोट कर लें कि अब अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। वह कंपनी जो अपनी सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। और दा पॉइंट इसमें और जुड़ गया है, चौथा पॉइंट, और वह पॉइंट यह है कि वह जनता से धन जमा नहीं कर सकती। जनता से धन जमा यानी सार्वजनिक जमा प्राप्त नहीं कर सकती। ये निजी कंपनी होगी 2013 के अंतर्गत, और 1956 के अंतर्गत जो कंपनी है, इस प्रकार इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है। तो इस प्रकार निजी कंपनी है। निजी कंपनी की जो विशेषताएं, सदस्य संख्या कम से कम 2, अधिकतम 1956 के अधिनियम के अनुसार 50 और 2013 के अधिनियम के अनुसार 200। तो अब आप 200 ही लिखेंगे इसमें। अंश व ऋण पत्रों के लिए जनता को आमंत्रण नहीं किया जाता, अर्थात इसके जो भी अंश व ऋण पत्र दिए जाते हैं वो पहचान वालों को, रिश्तेदारों को या कंपनी के कर्मचारियों को ही दिए जा सकते हैं। जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध, अंशों के हस्तांतरण पर इसमें संचालक मंडल द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कोई भी, जिस भी सदस्य के पास अंश है, पहले उसे संचालक मंडल से अनुमति प्राप्त करना पड़ती है, तभी वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अंश का हस्तांतरण कर सकता है। और इसमें प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है। और एक विशेषता जो मैंने अभी और आपको बताई कि सार्वजनिक जमा स्वीकार, प्राइवेट कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं कर सकती। निजी कंपनी क्यों बनाते हैं? भारतवर्ष में अधिकांश कंपनियां निजी कंपनियां हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 5 वर्षों से भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 1 लाख कंपनियां बन रही हैं। 2013 तक भारतवर्ष में लगभग 13,25,000 कंपनियां रजिस्टर्ड थी, और वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 15 लाख के आसपास है। ज्यादातर कंपनियां इसमें से निजी कंपनियां हैं, क्योंकि जो व्यापार प्रारंभ करते हैं, एकाकी व्यवसाय और साझेदारी की जो सीमाएं और दोष हैं उनका निरसन करने के लिए कंपनी गठन करते हैं, तो उनका प्रारंभिक गठन जो है वह निजी कंपनी के रूप में ही होता है। निजी कंपनी के विशेषाधिकार जो दिए, निर्माण संबंधी कुछ विशेषाधिकार हैं, सदस्य संख्या में छूट इन्हें है। यानी 2013 के अनुसार मैंने बताया कि एक मेंबर भी अपनी कंपनी बना सकता, 1 मेंबर कंपनी। कुछ उसके लिए स्पेशल प्रोविजन, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके अंतर्गत करना पड़ता है। उसमें लिखना पड़ता है कि यदि उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बदले कौन कंपनी का मेंबर होगा, क्योंकि 1 मेंबर कंपनी है, डेथ हो जाएगी तो कौन कंपनी का मेंबर होगा, और उसकी लिखित सहमति भी आपको उसके साथ देना जरूरी होती है। तो 1 मेंबर कंपनी भी अब प्रारंभ हो गई है। प्राविवरण और स्थानापन्न प्राविवरण रजिस्ट्रार के पास दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता को यह आमंत्रित नहीं कर पाती है। जो जनता को अंश पूंजी खरीदने के लिए जब आमंत्रण दिया जाता है तभी प्राविवरण या स्थानापन्न प्राविवरण दाखिल करना पड़ता है। व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट है इसे। बिना व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किए ही एक निजी कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी ऐसा नहीं कर पाती। उसे पहले समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है, देन उसे अंश न्यूनतम अभिधान राशि के आधार पर अंशों का आवंटन शो करना पड़ता है, तब उसके पश्चात ही उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, और तब वह अपना व्यापार प्रारंभ कर पाती है। निजी कंपनी को जो दूसरा विशेषाधिकार है वह अंश पूंजी संबंधी है। नई पूंजी के निर्गमन पर छूट है। कई छूट है। नई पूंजी का निर्गमन, यदि सार्वजनिक कंपनी को आप देखेंगे तो
सार्वजनिक कंपनी जब नई पूंजी का निर्गमन करेगी, पुरानी जो सार्वजनिक कंपनी है, तो उससे पहले विद्यमान अंशधारियों को देना होगा। इसमें प्राइवेट कंपनी में यह आवश्यक नहीं है, वह दो नए मेंबर अपने दो नए रिश्तेदार बनाकर उन्हें नई पूंजी दे सकती है। संचालक मंडल के जो संचालकों के जो अंश हैं उनके हस्तांतरण पर रोक लगाने में सक्षम है, और संचालक भी अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाने में सक्षम होते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में संचालकों को कोई अधिकार नहीं है। सभा संबंधी विशेषाधिकार, वैधानिक सभा जो कि एक सार्वजनिक कंपनी को कराना बहुत जरूरी है, उसके बिना कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है, वह उस प्रकार की वैधानिक सभा इसमें आयोजित करना ऑप्शनल है। फिर जो भी सभाओं से संबंधित प्रावधान है उसमें भी बहुत से प्रावधानों में निजी कंपनी को छूट प्रदान की गई है। प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी विशेषाधिकार, अधिकतम जो कारोबार है उसके 11% सीमा जो है वह 11% है, लेकिन निजी कंपनी पर यह लागू नहीं है, 11% से भी ज्यादा इसे दिया जा सकता है। संचालक संबंधी, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होना अनिवार्य है, जबकि निजी कंपनी को छूट प्राप्त है और उसमें न्यूनतम 2, और अब तो न्यूनतम 1 हो गया है क्योंकि 1 मेंबर कंपनी आ गई है, इसलिए उसमें न्यूनतम 1 की। पारी से जो संचालक मंडल है उसमें 1/3 प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। सार्वजनिक कंपनी में, इस निजी कंपनी में पारी से अवकाश ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, यह इस पर लागू नहीं होता। संचालकों की संख्या में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। आयु सीमा तथा अधिकारों पर प्रतिबंध लागू नहीं। जो संचालक मंडल के संचालक होते हैं उनकी आयु सीमा और अधिकारों पर सार्वजनिक कंपनी में प्रतिबंध होते हैं, इसमें किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं है। संचालकों की योग्यता, प्रबंध संचालक की पुनः नियुक्ति, संचालकों को ऋण देने, पारिश्रमिक संबंधी प्रतिबंध जो कि सार्वजनिक कंपनी पर है वो निजी कंपनी पर लागू नहीं है, ये छूट इन्हें प्राप्त है। इसके पश्चात हम आते हैं सार्वजनिक कंपनी का। व्हाट इज पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी जो डेफिनेशन इसमें है वही डेफिनेशन 2013 अधिनियम में भी दी गई है। डेफिनेशन, सार्वजनिक कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो कि एक निजी कंपनी नहीं है, जो एक निजी कंपनी, इतनी ही बात कही गई है, यह नहीं बताया कि कौन सी कंपनी सार्वजनिक कंपनी होगी। जो निजी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है वो सभी कंपनियां सार्वजनिक कंपनियां हैं, ये कहा गया है इसमें। सार्वजनिक कंपनी जब हम बात करते हैं तो सार्वजनिक कंपनी से ही उसका आशय होता है, उसका आशय निजी कंपनी से नहीं होता। सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के साथ में लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है, निजी कंपनी को अपने नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है। इसमें सार्वजनिक कंपनी वह है जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती या नहीं लगा सकती, लगाती भी नहीं, नहीं लगा सकती। दूसरा, वह अपने सदस्यों की संख्या सीमित नहीं रखती, न्यूनतम 7, यह तो जरूरी है, लेकिन न्यूनतम 7 के अलावा जो अधिकतम है उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन संख्या एक मायने में निश्चित जरूर होती है कि जो अधिकृत अंश पूंजी है वह कितने अधिकृत अंशों में विभाजित है, वही उसकी सदस्य संख्या मैक्सिमम हो सकती है। जितने अधिकृत अंश हैं वही अधिकतम संख्या हो सकती है। और यदि 2 लोग मिलकर के कोई एक अंश लेते हैं तो उन्हें एक ही सदस्य माना जाएगा कंपनी का, वह 2 सदस्य नहीं होंगे। और यह अपने अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रण दे सकती है, अर्थात जनता को भी यह अंशधारी या ऋण पत्रधारी बना सकती है। विशेषताएं, न्यूनतम 7, अधिकतम निश्चित नहीं, अंशों की हस्तांतरण की बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है, और आजकल तो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से उनके जो ब्रोकर्स हैं उनके माध्यम से यह हस्तांतरण, जब से डीमेट अकाउंट हमारे सामने आया है तो बहुत ही सरल हो गया। तीसरी विशेषता, प्राविवरण या स्थानापन्न प्राविवरण जारी कर जनता को अंश व ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है। बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं जब भी कंपनी, नई कंपनी गठित होती है और वह यदि सार्वजनिक कंपनी है तो वह बहुत बड़े बड़े विज्ञापन जारी करती है, उसमें उनका प्राविवरण भी दिया रहता है, स्थानापन्न प्राविवरण दिया रहता है, आवेदन पत्र दिया रहता है, और जनता से आग्रह किया जाता है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में सब्सक्रिप्शन खुला हुआ है और आप
इसमें अंश या ऋण पत्र खरीद सकते हैं। कंपनी अधिनियम का पालन करना अनिवार्य है, जो भी प्रावधान उसमें दिए हुए हैं उनका पालन अक्षरशः करना पड़ता है। संचालकों की संख्या इसमें न्यूनतम 3 होती है। अब बहुत से अंतर हमने यहाँ पर अभी समझ लिए हैं विद्यार्थियों, और कुछ और अंतर यदि आप समझना चाहें तो इसमें यहाँ मैं आपको बता दूं, कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में जो अंतर है, यदि आपसे पूछा जाता है तो इस प्रकार का चार्ट बनाकर आप थोड़ा डिटेल लिखें। यहाँ मैंने केवल पॉइंट दिए हैं, आप थोड़ा सा उसको स्पष्ट करते हुए भी लिखें। जैसे अंतर का आधार है सदस्य संख्या, तो निजी कंपनी में सदस्य संख्या न्यूनतम 1 और अधिकतम 200, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 और अधिकतम जो है अधिकृत अंशों की संख्या तक सीमित होती है। अंशों का आवंटन निजी कंपनी में समामेलन के तुरंत पश्चात किया जा सकता है। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त होने के उपरांत ही अंशों का आवंटन किया जाता है। तीसरा आधार व्यापार का प्रारंभ। समामेलन के पश्चात एक निजी कंपनी व्यापार का प्रारंभ कर सकती है, जबकि व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही सार्वजनिक कंपनी अपने व्यापार का प्रारंभ कर सकती है। वैधानिक सभा निजी कंपनी में बुलाना ऐच्छिक है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में यह अनिवार्य है। अंश अंतर नियमों द्वारा प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं, अंतर नियमों द्वारा प्रतिबंधित है, जबकि इसमें स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण की सुविधा सार्वजनिक कंपनी में रहती है। अंतर का आधार प्राविवरण का निर्गमन। निजी कंपनी में प्राविवरण का निर्गमन नहीं किया जाता, जबकि सार्वजनिक कंपनी में अनिवार्य रूप से प्राविवरण का निर्गमन किया जाएगा, अदरवाइज स्थानापन्न प्राविवरण लागू किया जाएगा। लिमिटेड शब्द का प्रयोग। निजी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग होगा, जबकि सार्वजनिक कंपनी में केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम नाम के लिए आवेदन देते हैं तो वहां पर नाम के साथ में नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द निजी कंपनी को लगाना पड़ता है और सार्वजनिक कंपनी को लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। प्रलेखों को फाइल करना। संचालकों की सहमति, संचालकों की सूची तथा संचालकों से अनुबंध फाइल करना आवश्यक नहीं। रजिस्ट्रार के पास ये सब रजिस्ट्रेशन जब होता है तो ये सारे प्रलेख फाइल करना होते हैं। इसमें निजी कंपनी को अन्य प्रलेख तो फाइल करना पड़ेंगे, लेकिन इन प्रलेखों को फाइल करने से छूट है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी के लिए यह अनिवार्य है, उसे ये सब प्रलेख अन्य प्रलेखों के साथ साथ देना होंगे। संचालकों का पारी से अवकाश ग्रहण करना इसमें ऐच्छिक है, और जबकि इसमें 1/3 संचालकों का पारी से अवकाश ग्रहण करना अनिवार्य है। संचालकों को ऋण देना, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। कंपनी अपने संचालकों को निजी कंपनी के अंश खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग दे सकती है, ऋण दे सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही प्रतिबंधित है। अब कंपनी का निर्माण। कंपनी का निर्माण की 4 स्टेज हम सामान्यतः मान सकते हैं। 2 स्टेज आपके सामने हैं स्क्रीन पर। इसमें पहली स्टेज है कंपनी का प्रवर्तन। कंपनी क्यों बनाई जाती है? बहुत स्पष्ट है कि हम व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं, हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, इसलिए कंपनी सामान्यतः बनाई जाती है। और इसलिए कंपनी का प्रवर्तन कैसे प्रारंभ होता है? कोई भी प्रवर्तन जो है वह व्यावसायिक अवसरों की खोज से प्रारंभ होता है। पहला स्टेप यही है, कंपनी का प्रवर्तन करना। इसमें व्यावसायिक अवसरों की खोज की जाती है। अवसर क्या होता है हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि लेकिन आजकल व्यावसायिक प्रवर्तक हमारे सामने आ गए हैं जो टर्न की प्रोजेक्ट्स देते हैं। अब कंपनी का प्रवर्तन करने के लिए संचालकों को सोचने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो बना बनाया प्रोजेक्ट मिलता है, टर्न की प्रोजेक्ट होता है, वह उससे परचेज कर लेते हैं और उन जो प्रवर्तक हैं उनके द्वारा ये सारी क्रियाएं
की जा चुकी होती हैं। अवसरों की खोज, विस्तृत जांच पड़ताल, संसाधनों का एकत्रीकरण और वित्त व्यवस्था इसके लिए कहाँ से होगी, सारी पहले से ही तैयारी रहती है। लेकिन यदि यह नहीं है और कोई व्यक्ति कंपनी गठित करना चाहता है तो उसे इन सब स्टेप्स को पूरा करना होगा। और उसके बाद फिर सेकेंड है वह है कंपनी का समावेलन, रजिस्ट्रेशन, जो कि आप यदि कोई नई कंपनी का गठन करना चाहते हैं तो आपको कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आवेदन पत्र जमा करना होगा। प्रत्येक राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप आवेदन अब दे सकते हैं। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी, 2013 के पश्चात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो गई है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। उस आवेदन में जो चीजें दी गई हैं उनको आपको पूर्णतः भर करके आप सबमिट करना होगा कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में शुल्क के साथ में। उसमें मुख्य रूप से देखिए आप क्या क्या चीजें हैं। विभिन्न प्रलेख तैयार करना पड़ते हैं, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, कंपनी का नाम आपको सुनिश्चित करना पड़ता है। यदि आप ऐसा कारोबार करना चाहते हैं जिसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता है या पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता है तो वह अनुमति आपको पहले प्राप्त करना पड़ेगा। पूंजी निर्गमन संबंधी अनुमति आपको प्राप्त करना पड़ेगी। उसके बाद जो भी प्रपत्र हैं, जो प्रपत्र दिए गए हैं उसमें उन प्रपत्रों को भरकर रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। तब कंपनी का समावेलन आप करवा पाएंगे। उसके बाद प्राविवरण तैयार करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की वैधानिक घोषणाएं जो कंपनी के प्रथम संचालक होते हैं उनको करना पड़ती है। और शुल्क भी कंपनी रजिस्ट्रार में प्रत्येक फॉर्म के लिए, जो भी फॉर्म आप भरते हैं उसके लिए अलग अलग शुल्क उन्होंने निर्धारित किए हुए हैं। वो निर्धारित शुल्क रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा। तब कंपनी के समावेलन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। उसके ऊपर रजिस्ट्रार पूरे प्रपत्रों की छानबीन करता है, जांचता परखता है और उसके बाद यदि कोई कमी होती है तो आपको सूचित किया जाएगा। और फिर आपसे यदि सब कुछ सही है तो उसके द्वारा एक समावेलन का प्रमाण पत्र आपको जारी किया जाएगा। जब समावेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो निजी कंपनी का निर्माण हो जाता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी का निर्माण नहीं होता। निजी कंपनी के निर्माण के लिए पहली 2 स्टेप ही पर्याप्त होती हैं। उसके पश्चात एक निजी कंपनी अपने व्यापार को प्रारंभ कर सकती है। लेकिन यदि वह सार्वजनिक कंपनी है, जैसे कंपनी का निर्माण यदि आपसे पूछा है तो आप दोनों अलग अलग बता सकते हैं, निजी कंपनी का निर्माण और सार्वजनिक कंपनी का निर्माण। लेकिन कंपनी का निर्माण यदि आपको बताना है तो चारों स्टेप आपको वहां पर स्पष्ट करना होंगे। पूंजी अभिदान, पूंजी अभिदान न्यूनतम पूंजी अभिदान यानी जनता से पूंजी प्राप्त करना, चाहे वह अंशपत्र के रूप में हो या ऋण पत्र के रूप में हो। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रविवरण जारी करना पड़ता है। उसके पहले हमें यह सारे कार्य करना पड़ते हैं। नियुक्तियां करना पड़ेंगी, प्रारंभिक अंकेक्षकों की नियुक्तियां, प्रारंभिक संचालकों की नियुक्तियां, प्रबंध संचालक की नियुक्ति, अलग विभिन्न जो कंपनी के अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां करना होती हैं। उनके साथ में प्रारंभिक अनुबंध हमको तैयार करना पड़ते हैं। और उसके बाद यदि हम प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जारी करना चाहते हैं तो उसका सूचीयन यानी लिस्टिंग की प्रोसेस भी हमें प्रारंभ करना पड़ती है। और जो प्राविवरण हमने जारी किया है उसके आधार पर आवेदन राशि प्राप्त की जाती है। और आवेदन राशि यदि न्यूनतम पूंजी अभिदान राशि से अधिक होती है तब अंशों का यहाँ पर आवंटन कर दिया जाता है। अंशों का आवंटन करने के उपरांत फिर व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही की जाती है। तो व्यापार चौथी स्टेज है। जब पूंजी अभिदान से संबंधित सारी व्यवस्थाएं आपने कर ली, आवेदन राशि प्राप्त हो गई, तो आप अंशों का आवंटन करेंगे और फिर व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इसके लिए न्यूनतम अभिदान राशि आपने प्राप्त कर ली है, इसका एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। संचालकों का अशेष प्रमाण पत्र, संचालकों ने जो अंश लिए हैं उनके ऊपर कोई राशि शेष नहीं है, इससे संबंधित एक घोषणा और प्रमाण पत्र वहां दाखिल करना पड़ेगा। और जो मुख्य संचालक इस समय काम कर रहा होगा उसे भी यह घोषणा करना पड़ेगी कि उसने जो कंपनी अधिनियम में व्यापार प्रारंभ करने से प्रमाण पत्र प्राप्त करने से संबंधित जो भी प्रलेख हैं, जो भी अभिलेख हैं वो पूरे तैयार कर लिए गए हैं। और उसके पश्चात जब वह घोषणा
रजिस्ट्रार कार्यालय में, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में दाखिल हो जाएगी, तब उसके पश्चात उसे एक प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा दिया जाएगा और वह प्रमाण पत्र कहलाएगा व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तब कंपनी का गठन पूर्ण होगा, सार्वजनिक कंपनी का गठन पूर्ण होगा और उसके पश्चात ही कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ करने में सक्षम होगी। उसके पहले अपना व्यापार वह प्रारंभ नहीं कर सकती। के बाद कंपनी संगठन के जो गुण दोष हैं वो इस प्रकार हैं। कंपनी में अस्तित्व की निरंतरता, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। एकाकी व्यवसाय व साझेदारी के जो भी दोष हैं, सीमितता के, सीमित व्यापार का, सीमित पूंजी का, सीमित निर्णय क्षमता का, वो सब दोष इसमें दूर हो जाते हैं। पूंजी संबंधी, जनता को आप जनता से अंश प्राप्त कर सकते हैं। जो रिलायंस कंपनी, जितने बड़े बड़े घराने हैं, ये सभी इन्होंने सबने अपने आप को सार्वजनिक कंपनी में तब्दील कर लिया है और जनता को यह इन्होंने अंश पूंजी अपनी बेची है और उसके आधार पर पूंजी इकट्ठी की है। उसके आधार पर इन्होंने बड़े बड़े बैंकों से करोड़ों रुपए कर्ज लिया है और इसलिए ये इनके पास जो संपत्तियां हैं उसका आकलन हजारों करोड़ों रुपए में होता है। इसमें एक विशेषता सीमित दायित्व की गुण है। यह कंपनी का, कंपनी संगठन जो लोकप्रिय होता गया उसका मुख्य कारण यही था कि इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके सदस्यों का दायित्व उनकी लगाई गई पूंजी या दी गई गारंटी तक सीमित होता है। इसमें अंश हस्तांतरण की सुविधा सार्वजनिक कंपनी में बहुत आसान है। निजी कंपनी में भी संचालकों की अनुमति से यह कार्य किया जा सकता है। इसमें प्रतिनिधि व जनतांत्रिक प्रबंध, सभी सदस्य तो संचालन में भाग नहीं ले सकते। प्रबंध एवं संचालन के लिए प्रतिनिधि व जनतांत्रिक प्रबंध की व्यवस्था होती है। संचालकों की नियुक्ति सामान्य सभा में की जाती है और वही कंपनी को आगे ले जाते हैं। कानूनी संगठन, वैधानिक रूप से वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति इसे माना गया है। इसका जन्म विधान से होता है। जो भी कार्य है इसमें सब कानून के दायरे में होते हैं, इसलिए इसे कानूनी संगठन भी माना गया है। इसका एक गुण पर्याप्त अवसर, कोई भी कंपनी अपने राष्ट्र के भीतर भी काम कर सकती है और राष्ट्र के बाहर भी जाकर के कार्य कर सकती है। तो व्यवसाय फैलाने के, इसमें व्यवसाय को बढ़ाने के, इसमें व्यवसाय को विस्तृत करने के इसमें पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। श्रेष्ठ संसाधनों का उपयोग कंपनी के माध्यम से संभव होता है। मैं आपको बताया कि एक लाख जो कंपनियां है वो प्रतिवर्ष बन रही हैं भारतवर्ष में। जो और लाभ है, बेरोजगारी दूर करने में सहायक है, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन, ये सब कंपनी संगठन के लाभ या गुण के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। और दोष के रूप में हम कह सकते हैं कि इसकी स्थापना कठिन है। वास्तव में बहुत मेहनत लगती है एक कंपनी को रजिस्टर्ड करने में और उसे व्यापार योग्य बनाने में। इसमें व्यक्तिगत रुचि का अभाव रहता है क्योंकि व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती है। सत्ता के लिए संघर्ष कॉमन है, इसके कारण बहुत सी कंपनियां बंद हो रही हैं। जो अंशधारी हैं, उन बहुमत अंशधारी और जो अल्पमत अंशधारी हैं, उनके बीच लगातार संघर्ष की स्थिति इसमें बनी रहती है। गोपनीयता का अभाव रहता है। अत्याधिक हस्तक्षेप इसका एक दोष है। संचालक मंडल जो है बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता है इसमें। सट्टेबाजी को प्रोत्साहन, अनैतिक कार्यों को बढ़ावा, सामाजिक बुराइयों का प्रतीक, आर्थिक गुलामी का डर और मितव्ययिता का अभाव, ये सब इसके दोष हैं। समय हो रहा है मित्रों और आपको 2 मिनट का समय है कि आप कोई प्रश्न यदि इसके संबंध में करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी ओर से यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहें। शिवपुरी से पूछिए। एक कंपनी दूसरी कंपनी का निर्माण कर सकती है? कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी का निर्माण, वो कंपनी क्या आप ये जानना चाहते हैं क्या सदस्य के रूप में रह सकती है क्या दूसरी कंपनी? हाँ, सदस्य मुझे वन मैन कंपनी आ गया, एक व्यक्ति भी कंपनी बना सकती है। वो कंपनी एक व्यक्ति कंपनी बना सकता है। 2013 के अंतर्गत एक कंपनी को कंपनी बनाने का अधिकार दिया गया है।
तो एक कंपनी दूसरी कंपनी निर्माण कर सकती है, एक कंपनी नहीं व्यक्ति है, नहीं, कंपनी नहीं कर पाएगी निर्माण, क्यों? क्योंकि संचालक कौन होगा उसका? कंपनी संचालक के रूप में कार्य नहीं कर सकती। कोई प्रोफेशनल्स जो संचालक होंगे उस कंपनी के, वो संचालक चाहे तो कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। तो मान ली वन मैन कंपनी है, हाँ। उस व्यक्ति की मृत्यु आती है, उसके उत्तराधिकारी की मृत्यु आती है, तो उस कंपनी को संचालित कौन करेगा? उसमें जब उत्तराधिकारी की मृत्यु होगी ना, हाँ। तो उत्तराधिकारी जब सदस्य के रूप में वन मैन कंपनी में आएगा, तो उसे फिर एक घोषणा देना पड़ेगी कि उसकी मृत्यु की स्थिति में कौन उसका मेंबर होगा। नहीं, दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं लिखा उसमें, केवल दो ही व्यक्ति लिखा है। दो ही लिखा है तो कानून के अंतर्गत जो संवैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई उसमें की जाएगी, है ना। थैंक यू सर। बोल दिया। थैंक यू सर। महाराजा कॉलेज छतरपुर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ कि सर 2013 के बाद एक व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है और निजी कंपनी में 200 व्यक्ति भी हो सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अधिक से अधिक 200 व्यक्ति। हाँ, अधिक से अधिक। और हाँ। इसके अलावा भी कोई मुख्य बदलाव हुए हैं क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, कुछ बदलाव तो हुए हैं, जैसे गारमेंट कंपनी का कंसेप्ट आया है। अभी तक गारमेंट कंपनी का कंसेप्ट नहीं था, है ना। गारमेंट कंपनी मतलब आप कंपनी बना लें और उसे छोड़ दें कि वो कार्य नहीं करेगी, वो व्यवसाय का प्रारंभ नहीं करेगी, वो भविष्य संबंधी किसी कार्य करने के लिए आज भी कंपनी का गठन किया जा सकता है, और लेकिन एक आवेदन देकर उसको गारमेंट कंपनी घोषित करना पड़ेगी। बहुत सारे बदलाव हुए हैं इसमें, है ना। 2013 में जो कंपनी अधिनियम 1956 है, उसको बहुत ही व्यापक रूप में लाया गया है 2013 के प्रावधानों में, और बहुत ज्यादा पारदर्शिता इसमें रखी है, जिससे कि अंशधारियों का शोषण नहीं हो। जो भी लोग कंपनी के साथ जुड़ते हैं, सार्वजनिक कंपनी के साथ जुड़ते हैं, उनका किसी प्रकार अन्याय और कुप्रबंध से संरक्षण देने के लिए बहुत ज्यादा प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट 2013 के अधिनियम में लाया गया है। वो मैंने 1 अप्रैल 2014 से वह लागू हुआ है ना। तो कुछ सेक्शन 84 सेक्शन थे जो केवल 2013 में लागू हुए, 193 सेक्शन थे जो 1 अप्रैल 2014 से लागू हुए, और कुछ प्रावधान तो अभी लागू होना शेष ही हैं, है ना। तो अभी निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि विदेशी कंपनी की जो बात थी उसके संबंध में, है ना, जो पुराने प्रावधान हैं उनमें संशोधन करके ही नए प्रावधान लाए गए हैं जो कि जनता के हित में है, क्योंकि कंपनियों के द्वारा फ्रॉड के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। उसको रोकने के लिए नए कंपनी अधिनियम की आवश्यकता थी, और वह पूरी हुई। सर एक क्वेश्चन और है कि अगर कंपनी का समापन विधान द्वारा होता है तो इसका आशय मतलब क्या है? कंपनी का जो समापन है, जो कंपनी अधिनियम 2013 में जो प्रावधान दिए हैं समापन के संबंध में, उनका पालन करना अनिवार्य है। आप ऐसे बंद करके नहीं जा सकते। तो कंपनी रजिस्ट्रार को आपको सूचना देना पड़ेगी। आपने सामान्य सभा बंद करने के लिए आपको विशेष सभा का आमंत्रण करना पड़ेगा। विशेष सभा में प्रस्ताव पास होगा, वह प्रस्ताव कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाएगा, केंद्र सरकार से उसकी अनुमति ली जाएगी, तब आपकी कंपनी बंद होगी। मतलब विधान द्वारा आपको बाकायदा प्रमाण पत्र प्राप्त होगा कि ये कंपनी अब बंद हो गई। या न्यायालय द्वारा, यदि अनिवार्य समापन की स्थिति है तो न्यायालय के द्वारा यह कार्य पूर्ण किया जाएगा। यस सर, विधान थैंक द्वारा यू। ही होगा। हेलो सर, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से बोल रहा था। हेलो सर। हाँ बोलिए। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से बोल रहा था सर। आपने कंपनी के दोस्तों को बताया कि सत्यवादी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है सर, इसको एक्सप्लेन कीजिए ना थोड़ा। किसको? ये सत्यवादी को प्रोत्साहन दिया जाता है, दोस्त में सत्यवादी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ऐसा बताया आपने? हाँ, कंपनी सट्टेबाजी को प्रोत्साहन इस रूप में देती है, उसके जो अंश हैं वो कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं? यस सर। उसके जो अंश हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में उन अंशों का क्रय और विक्रय होता है, और क्रय और विक्रय में ही सट्टेबाजी जो है वह सामने आती है। हर्षद मेहता का प्रकरण यदि आपको मालूम होगा
तो वह पूरा घोटाला जो था इसी पर ही आधारित था। हर्षद मेहता ने जो 10,000 करोड़ का घोटाला किया था वो इसी सट्टेबाजी पर आधारित था, अंशों की कीमतों को बढ़ाना और घटाना, उस पर ही उन्होंने पूरा खेल खेला था। सट्टेबाजी का आशय यहाँ पर दूसरी सट्टेबाजी से नहीं है, बल्कि अंशों के मूल्यों में उतार चढ़ाव से है ना? निजी Thank कंपनी you. अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को क्यों नहीं आमंत्रित करती? कौन सी प्राइवेट कंपनी? हेलो, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? अंशों हेलो? एवं ऋण पत्रों को हेलो बढ़वानी से बढ़वानी हाँ, किसी को निजी कंपनी जो है वह प्रतिबंध लगा दे। क्वेश्चन सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ। निजी कंपनी, क्योंकि विधान में दिया गया है कि निजी कंपनी वही होगी जो सार्वजनिक रूप से अपने अंशों को या ऋण पत्रों को नहीं बेच सकती, उसे ही निजी कंपनी माना जाएगा। कंपनी अधिनियम में ये प्रावधान है, इसलिए ऐसा कर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।